बुद्धि का खेल। बहुत समय पहले की बात है। गोपालगंज में एक बिरजू अपने पत्नी शांति के साथ रहता था। इस गांव में सभी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे। बिरजू बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन बिरजू के पास एक अनमोल वस्तु थी, जो कि उसका बुद्धि था। बिरजू बहुत ही तेज और दयालु इंसान था। अरे भैया, आप ऐसे मत बोलो। माँ के मरने के बाद सारा जमीन जायदाद मैं रखूंगा, क्योंकि माँ का पूरा सेवा और ध्यान मैं और मेरी पत्नी ने मिलकर किया है। इसीलिए जमीन जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अगर आप फिर से जिद करोगे तो पत्थर चलाकर मार दूंगा। हाँ। ये क्या बोल रहे हो छोटे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? पहले हम दोनों में कितना प्यार रहता था, और अब देखो तो ये जमीन जायदाद के चलते तुम अपने बारे भाई और हाथ उठाओगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अरे छोटे, तुम एक बार प्यार से बोले होते तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी देने कुर्बान कर देता। और तुम हो कि ये रुपया पैसा के लिए अपने बड़े भाई ऐसे बातें कर रहे हो। छी छी, राम राम, क्या मैंने सोचा और तुम क्या निकले। चुप रहिए भैया, ये दिखावा के लिए अच्छा है। असली जिंदगी में इसका कोई मोल नहीं है। अगर जेब में पैसा हो तो आप जैसे भाई भी मुझे वैल्यू और इज्जत देते हैं, लेकिन अगर वही जेब में पैसे ना हो तो गली कुत्ते भी भौंकने को दौड़ते हैं। इसलिए भैया, मैं अभी प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। देखो छोटे, मुझसे ऐसे बातें मत करो, मेरी भी कुछ इज्जत है। दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे। तभी हल्ला सुनकर वहां बिरजू आ जाता है और कहता है, अरे भाई, तुम दोनों आपस इतना क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ? ऐसे तो कोई अपने दुश्मन से भी नहीं लड़ता है। और एक तुम दोनों हो कि भाई होकर भी जानवरों की तरह लड़ रहे हो। मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम दोनों की समस्या का समाधान कर सकूं। तुम चुप रहो बिरजू, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई आपस में सुलझ लेंगे। तुम अपने काम से काम रखो। नहीं बिरजू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम यहीं रहो और इसका फैसला तुम ही करो, क्योंकि तुम हर किसी की समस्या चुटकी में सुलझाए हो। अब इसका भी तुम ही सुलझाओ। ये माँ की थोड़ी सी सेवा क्या कर दी कि ये सारी जमीन जायदाद हथियाना चाहता है। ये चाहता है कि हम घर से बाहर चले जाएं, और ये खानदानी जितना जमीन जायदाद है वो सारा ये रखे। ये तो बिरजू सरासर नाइंसाफी है। अगर ये सब ले लेगा तो मैं कहां जाऊंगा? हाँ संजय भैया, आप सही बोल रहे हो। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप कहां रहोगे? देखो मुन्ना, तुम गलत कर रहे हो। आखिर ये तुम्हारे बड़े भाई है ना, और बड़े भाई हमेशा पिता समान होते हैं, और तुम इन्हें ही घर से बाहर निकालना चाहते हो। ऐसा मत करो। एक बार तुम फिर से सोचो। तुम किसी पराये औरत की थोड़ी ना सेवा किए हो। वो तो तुम्हारी अपनी माँ है ना, और माँ बाप की सेवा करना अच्छी बात है। इसका फल तुम्हें भगवान जरूर देंगे। और अगर तुम ऐसा करोगे तो सेवा करने का फायदा क्या हुआ? एक तरफ तुम पुण्य किए और दूसरी तरफ तुम अपने भाई को घर से बेदखल करके पाप करोगे। तो पुण्य के जगह तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। हाँ बिरजू भैया, आप सही बोल रहे। भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये भूल गया था कि आप एक दिन मेरे लिए बहुत कुछ किए हो। मेरे लिए आप एक दिन दूसरों के गोदाम में भी काम किए हो। अनजाने में मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया था और आपको घर से बेदखल करने लगा। लेकिन भैया, आप चिंता मत कीजिए। अब मुझे समझ आ गया है कि अब घर में कौन रहेगा और घर से कौन बाहर जाएगा। चलो भैया, अब मैं उस कमीनी को नहीं छोड़ूंगा। वो ही हम दोनों भाइयों में फुट डाली है, अब उसका खैर नहीं। अरे नहीं मुन्ना, तुम ऐसा मत करो। तुम्हें अपनी गलती का समझ आ गया। मेरे लिए इतना ही काफी है। अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू। आज तुम्हारी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर होने से बच गया। ऐसे ही तुम हर किसी की मदद करते रहना। भगवान तुम्हें जरूर चूस रखेंगे। बिरजू की सूझबूझ से आज दो भाई अलग होने से बच गए। बिरजू बहुत ही तेज बुद्धि का था। बिरजू बिना सोचे हर किसी का ऐसे ही मदद करता था।
एक दिन बिरजू के पास बहुत दूर से एक बड़ा व्यापारी आता है और हुए बिरजू से कहता है, अरे भाई, क्या तुम्हारा ही नाम बिरजू है? हाँ साहब, मेरा ही नाम बिरजू है। क्या बात है साहब, आप बहुत परेशान लग रहे। क्या आपको मुझसे कोई काम है? हाँ बिरजू, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैंने सुना है कि तुम बहुत तेज और चालाक हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? देखो बिरजू, अगर तुमने मेरा ये समस्या का समाधान कर दिए तो मैं तुम्हें 15 सोने का सिक्का दूंगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? देखिए साहब, मैं पैसों के लिए तो किसी की मदद नहीं करता, लेकिन इस बार मेरी घर की स्थिति कुछ खराब चल रही है। अगर आप प्यार से दे रहे हैं तो मैं उसे ना नहीं कहूंगा। ठीक है साहब, आप अपनी समस्या बताइए, मैं उसे सुलझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बिरजू, मैं एक बहुत बड़ा दूध का व्यापारी हूं और साथ साथ जमींदार भी हूं। आज से 4 साल पहले की बात है, जब मेरा बेटा मेरे साथ रहता था तब मेरा धंधा बहुत ही अच्छा चलता था, लेकिन जब से वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है तब से मेरा धंधा बहुत खराब चल रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। बेटा भी अब नहीं सुनता है, कहता है कि पिताजी अब मैं शहर में ही रहूंगा। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जिसे मेरा धंधा पहले जैसा चलने लगे। इतना बिरजू सेठ की बात सुनता है। तब उसे ये समझ आता है कि सेठ बहुत ही आलसी और आरामदायक इंसान है। बिरजू अपना दिमाग लगाता है और सेठ से कहता है, देखिए सेठ जी, धंधा में आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, बस आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको अपना धंधा फिर से ऊंचा करना है तो मैं जो जो कहूंगा आप उसे 4 दिन तक फॉलो कीजिएगा और 5वां दिन आप मुझसे भेंट कीजिए। उसके बाद आप खुद कहेंगे कि सारा गलती किसका है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने गौशाला में जाइएगा और उसके बाद अपने खेतों में, और तब आपको पता चलेगा कि मांजरा क्या है। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारी बात को ध्यान रखते हुए सुबह 5 बजे उठकर देखूंगा। ठीक है बिरजू, ये लो 5 सोने के सिक्के, बाकी के मैं तुम्हें अगले दिन दूंगा। सेठ ने बिरजू को 5 सोने का सिक्का देता है और अपने घर जाने लगता है। रास्ते में सेठ सोच रहा था कि बिरजू ने उसे सुबह उठने को क्यों कह रहा था। सेठ बहुत आलसी था। उसे यह बात खटक रही थी कि वो कभी सुबह नहीं उठा है और अब उसे 5 दिनों तब सुबह ही उठना है। अब देखते हैं कि सेठ सुबह उठ पाता है या नहीं। अजी, घर के बाहर कौन आए थे और क्या कह रहे थे? अरे शांति, वो सेठ शीतलराम है ना, वही आए थे। वो बहुत परेशान और उन्होंने मेरा नाम सुनकर कि मैं सबका समस्या का समाधान जल्दी निकाल देता हूं ना, इसलिए वो मेरे पास अपनी समस्या को लेकर आए थे। और हाँ, देखो ना शांति, उन्होंने मुझे 5 सोने का सिक्का दिए है और बोले हैं कि आज से 5 दिन बाद 10 सोने का सिक्का और देंगे। अब देखना शांति, अब हमारे घर की हालात सुधर जाएगी। अरे वाह, सोने का सिक्का, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी सच में, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको तो दाग देना पड़ेगा क्या? खूब भगवान आपको बुद्धि दिए है। आप अपना बुद्धि का सही इस्तेमाल करके खूब पैसा कमाएंगे। नहीं शांति, मेरा कोई ऐसा इरादा तो नहीं है। और हाँ, अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी की मदद कर रहा हूँ तो मैं किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ। वो लोग खुद अपनी खुशी से देते हैं। बिरजू तेज के साथ साथ दयालु इंसान भी था। उसे कोई चीज की लालच नहीं थी, लेकिन बिरजू किसी अमीर इंसान की मदद करता तो उसे खुशी से कुछ पैसे दे देते। अब देखते हैं कि बिरजू की बुद्धि सेठ शीतलराम की काम आती है या नहीं। बिरजू के कहे अनुसार रात होते ही सेठ शीतलराम सोने चला जाता है और सोते सोते ही सोच रहा था कि वह सुबह कैसे उठ पाएगा। जो इंसान हमेशा 11 बजे उठता है वो सुबह जल्दी कैसे उठ पाएगा। लेकिन सेठ को बिरजू की बात याद आती है और सुबह उठने का फैसला करता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सेठ को पता ही नहीं था कि सुबह हो चुकी है।
अभी भी सौ ही रहा था। देखते ही देखते सुबह के 10 बज चुके थे। तब सेठ की नींद खुलती है और वह घड़ी की ओर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे बाप रे, ये क्या 10 बज चुके हैं और मेरी नींद भी नहीं खुली। बिरजू ने कहा था सुबह 5 बजे उठने के लिए, लेकिन आज तो लेट हो गया। आज का दिन मैंने बर्बाद कर दी। हे भगवान, मेरी आलसी कब जाएगी। नहीं नहीं, अब मैं और समय बर्बाद नहीं कर सकता। अगले दिन से मैं सोऊंगा ही नहीं। अगर सोऊंगा तो शाम को 4 बजे ही सो जाऊंगा। ऐसे में सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। सेठ सीतलराम ने यह मौका हाथ से गंवा दिया, लेकिन सेठ ने फिर से फैसला करता है कि कल सुबह जल्दी उठने का। शाम हो जाती है और सेठ आज जल्दी सो जाता है ताकि सुबह नींद जल्दी खुल जाए। सुबह हो जाती और इस बार सेठ की नींद खुल जाती है। सेठ सबसे पहले गौशाला में जाता है और वहां अपने नौकर की तरफ देखता है तो वो नौकर दूध में पानी मिलावट कर रहा था। सेठ की तो पैर तले जमीन खिसक गई थी और उसे समझ आने लगा था कि बिरजू इसी के लिए उसे सुबह उठने को बोला ताकि सारा सच्चाई पता चले। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। इसी नौकर के कारण मेरा सारा दूध के ग्राहक भाग गए और ये पानी वाला दूध खाकर बीमार हो गए। अरे कृष्णा, ये तुम क्या कर रहे थे? दूध में मिलावट कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? आज तुम्हारी वजह से मेरा वर्षों का मेहनत मिट्टी में मिल गया। तुम दूध में मिलावट करते थे, जिसके कारण मेरा धंधा खराब हो गया और मैं दिन रात यही सोचता था कि पहले मेरा धंधा कितना अच्छा चलता था और अब कितना खराब हो गया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम ही गद्दार हो। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें हवालात का हवा खिलाता हूँ। सेठ ने अपने नौकर को पुलिस के हवाले कर देता है और जल्दी से खेत में जाने लगता है। सेठ खेत में पहुंच जाता है और देखता है कि उनके दोनों नौकर खेत में काम करने की बजाय बैठकर गपशप कर रहा है। ये क्या कर रहे हो राजू मोहन? खेत में काम करने की बजाय आपस में बातें बना रहे हो। इसी गप सप करने का पैसा लेते हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने कितना इन लोगों पर विश्वास किया था और ये लोग मेरा विश्वास घाट कर दिए। अगर मैं बिरजू के कहने पर सुबह सुबह खेत में नहीं आता तो रोड पर भीख मांगने की नौबत ला देते। ये कामचोर नौकर, सुनो, आज के बाद तुम दोनों को काम पर आने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम दोनों को इस गांव में कहीं भी काम नहीं मिलेगा। अब तुम दोनों भूखे ही मरोगे। चलो जाओ मेरी नजरों से, नालायक साला। सेठ के पीठ पीछे बहुत ही ये नौकर लोग हेरा फेरी कर रहे थे। अगर ये सीतलराम बिरजू के पास अपना समस्या लेकर नहीं जाते तो इनको भिखारी बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। आज बिरजू की वजह से इनका पर्दाफाश हुआ। सेठ बहुत खुश था। उसे बिरजू की बुद्धि पर नाज हो गया था। सेठ खुशी खुशी 10 सोने का सिक्का लेता है और बिरजू के घर जाने लगता है। अरे वाह भगवान, बिरजू तो काफी तेज और बुद्धिमान है। आज उसके वजह से मैं गरीब होने से बच गया। अगर बिरजू के पास मैं नहीं गया होता तो पता नहीं क्या होता। और मुझे सुबह उठने की आदत भी हो गई। वाह, बिरजू तो सच में मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया है। सेठ बिरजू के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बिरजू आंगन में नहीं था। सेठ ने दरवाजा खटखटाता है। अरे बिरजू, कहाँ हो? बाहर आओ जरा, मैं सेठ सीतलराम आया हूँ। बिरजू सेठ की आवाज सुनकर बाहर आता है। हाँ सेठ जी, क्या बात है? आप तो बहुत जल्दी आ गए और बहुत खुश लग रहे हैं। अरे हाँ बिरजू, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हारा बुद्धि का दाग देता हूँ। तुम बहुत तेज हो बिरजू। आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने धंधे में घाटा कैसे हो रहा था उसका पता चला। और जो मैंने तुमसे वादा किया था 10 सोने के सिक्के देने का, तो ये लो, इस सोने के सिक्के पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आपको पता नहीं है कि आप मुझे सोने के सिक्के देके मुझ पर आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। मेरे घर की कुछ महीनों से स्थिति बहुत खराब चल रही थी।
और जब आप पहले मुझे 5 सोने के सिक्के दी तब से मेरा घर अच्छे चल रहा है, और अब तो आपने फिर से 10 सिक्के दे दी। सच में आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। अरे बिरजू, ये तो कुछ नहीं है। पता नहीं इस गांव में कितने लोग समस्या से जूझ रहे होंगे। अगर तुम उन सब की मदद करोगे तब तुम और पैसा कमाओगे। भगवान तुम्हें इतना अच्छा बुद्धि दिए है कि तुम अमीर बन सकते हो। बस तुम्हें इसे सही जगह इस्तेमाल करने की जरूरत है। अरे बिरजू, क्यों ना तुम एक दुकान खोल लेते हो और उस दुकान का नाम रहेगा बुद्धि का दुकान। देखो बिरजू, तुम चिंता मत करो, दुकान का सारा खर्चा मैं दूंगा। ठीक है साहब, अगर आप दुकान का खर्चा देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन सेठ जी, मेरी एक शर्त है। अगर बुद्धि का दुकान मैं खोलूंगा और वहां पर जितने लोग अपनी समस्या लेकर आएंगे उनकी तो मदद मैं करूंगा ही, साथ में गरीब और बेसहाय लोगों की भी मदद। देखिए सेठ जी, मैंने आपकी ये बात मानी है। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये मेरी भी बात जरूर मानेंगे। ठीक है बिरजू, तुम्हारी जैसी मर्जी। लेकिन हाँ, इससे तुम्हारी कमाई में घाटा होगा। फिर तुम मुझे मत बोलना कि सेठ जी पैसे कम मिल रहे। बिरजू ने सेठ से हाँ कह देता है और बुद्धि की दुकान खोलने को मान जाता है। कुछ ही दिनों में बिरजू ने एक दुकान खोल लेता है और उस दुकान के ऊपर लिखवाता है बुद्धि की दुकान। बिरजू ने ये वादा किया था कि किसी से पैसे ना मांगने का। धीरे धीरे लोगों को पता चलती है कि बिरजू ने बुद्धि की दुकान खोली है। लोग जुटने लगते हैं, कुछ अमीर आते तो कुछ गरीब। बिरजू ने अमीर के साथ साथ गरीब बेसहाय लोगों की भी मदद करता है और उनसे 1 रुपए भी नहीं लेता है। इससे बिरजू की कमाई में नुकसान भी हो रहा था, लेकिन बिरजू ने कभी संकोच नहीं किया और ऐसे ही सबकी मदद करता चला गया। एक दिन वही सेठ बिरजू के दुकान पर आते हैं और दूर से हीन देखते हैं कि दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। सेठ बहुत खुश होते हैं और बिरजू के पास जाते हैं। क्या बिरजू, कैसा हाल चाल है तुम्हारा? सब थी है ना बिरजू? अब तो तुम्हारा दुकान चल उठा। हाँ सेठ जी, दुकान तो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन सेठ जी ये सब आप ही का तो देन है ना। अगर आप ना होते तो शायद ये दुकान भी नहीं होती। आप इन गरीबों का मसीहा बन के आए हैं सेठ जी। अब देखना, मैं धीरे धीरे पूरे गांव की समस्या को जड़ से खत्म कर दूंगा, क्योंकि भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जैसे वो हमारी मदद कर रहे हैं आगे भी करेंगे। अरे नहीं बिरजू, मैं तो एक जरिया हूं। करने वाला तो ऊपर वाले हैं जो तुम्हारे बीच मुझे भेज दिए। और तुम भी कम नहीं हो। अगर तुम्हारे पास बुद्धि का भंडार नहीं होता तो क्या ये बुद्धि का दुकान चलता? भगवान भी उसी का मदद करते हैं जो दूसरों का मदद करता है। बिरजू भी बहुत दयालु इंसान था। बिरजू हमसा गरीब और बेसहाय लोगों की मदद करता था, इसीलिए भगवान ने उसे बुद्धि का भंडार ही दे दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखे कि हमें भी दूसरों की मदद करना चाहिए और गरीबों को अपना पेट काटकर उसका पेट भरना चाहिए, ताकि अगले जन्म में या इसी जन्म में भगवान हमें भी भर भर के बुद्धि या रुपया पैसा दे, ताकि हम भी गरीबों की मदद कर सकें। धन्यवाद।